पहलगाम से खानाबल तक 100 किलोमीटर है। हम दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं, न कि करीब किसी चीज़ के हमसे कुछ होता ही नहीं है। बाप अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे पे? अगर कश्मीर का खुद का एक प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, क्या उनको काम नहीं मिलेगा? जो कश्मीरी वुमेन है वो खुद भी प्रेफर करेंगी कि वो मतलब बिहाइंड द कर्टन ही रहे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो खो गया उसे याद नहीं रखते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत बाट और मैं प्रोग्राम का होस्ट मर्रीन मुदस्सिर। नाजरीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया है ज़िले अनंतनाग के अचबल इलाके में। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही होता है लोगों की बात आला हुकाम तक पहुंचाना, चाहे बात एजुकेशन की हो या हो हेल्थ सेक्टर की, चाहे बात करप्शन की हो या चाहे बात वुमेन एम्पावरमेंट की हो। तो आइए जानते हैं लोगों से उनके ख्यालात। आप सबसे जानना चाहेंगे कि अचबल इलाके में तालीम को लेके क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ तब्दीलियां हैं। एजुकेशन में पिछले सालों से बहुत तरक्की हुई है, पिछले कुछ सालों से बहुत तरक्की हुई है। नए नए स्कूल खोले गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है, तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि एजुकेशन ही मेन है हमारा। सब कुछ तो एजुकेशन ही है। एजुकेशन पे ही, जब एजुकेशन होगी तो तभी हम आगे चल सकते हैं। तो पिछले कुछ सालों से जो एटमॉस्फेयर रहा है एजुकेशन के लिए, कोविड में भी फिर भी जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने मेहनत की, वो आगे चले गए। तो जो टैलेंट था बच्चों में तो वो भी बाहर निकल के आया और एजुकेशन ने, जो एजुकेशन सेक्टर है यहाँ पे खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में बहुत आगे चल रहा है। तो मगर अभी बहुत कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अभी। रिमोट एरियाज़ में जो हमारे एसटी कम्युनिटीज़ हैं या जो रिमोट एरियाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और कुछ इलाके अभी ये भी हैं जहाँ पे अभी डिग्री कॉलेजेस नहीं हैं। काफ़ी सुधार आया है हमारे एजुकेशन पे, जैसे कि आजकल एडमिनिस्ट्रेशन है, करप्शन भी ख़त्म हुई है। लेकिन कई जगह, जैसे मेरे भाई सज्जाद साहब ने बताया जो अशमुकाम से, कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे भी कॉलेजेस नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। सोर्स की कमी की वजह से, जो फैमिली में इनकम की वजह से वो दूर जा नहीं सकते कॉलेजेस में। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे जो इलाके हैं वहाँ पे भी एक एक कॉलेज को स्टार्ट किया जाए नए से। तो क्योंकि तालीम सबसे मस्ट चीज़ है एक इंसान के लिए। जब तक तालीम नहीं हासिल करेंगे तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में है, खासकर एलजी साहब को, कि पूरी तौर जितने भी इलाके इससे दूर है कॉलेज से, वहाँ पे वो कॉलेज स्टार्ट करे और हर एक बच्चे को तालीम हासिल करने का मौका मिले। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है इन 70 सालों के बाद, इन 3 सालों में कोई चेंज आई है एजुकेशन में? यस, चेंज आई है, बहुत चेंज आई है। देखो पहले क्या होता था, हमने भी मतलब कि मैंने भी कॉलेज में पढ़ा है, तो कुछ मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, लेक्चरर्स है, टाइम पे नहीं पहुंचते थे। आजकल क्या है, बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक 10 बजे के अंदर अंदर एंट्री होनी चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए हर एक टीचर की, चाहे प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो। वो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज है, हर एक चीज़ में आई है, चलो डेवलपमेंट में चाहे किसी और चीज़ में, सब चीज़ में मतलब कि एक चेंज आई है। उसके लिए हम बहुत थैंकफुल है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर एलजी साहब से। एजुकेशन में पिछले 100 सालों से नहीं हुआ था, वो पिछले 3 सालों से हुआ। यानी कि काफ़ी सारी चेंज आई है, काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है स्कूल्स में कि पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, पूरी तरीके से देखा जाता है। हमारे जो CEOs है या फिर जो ZDOs है पूरे एक्टिव रहते हैं, या फिर टीचिंग फैकल्टी आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, टाइम पे स्कूल पहुंचती है, टाइम से निकलते हैं और ख़ास करके बच्चों पे फोकस करते हैं, खाली एजुकेशन में ही नहीं। एजुकेशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आज स्कूल्स में हो रही है, जो कि डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा पार्ट है।
एजुकेशन में अगर पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। आजकल प्राइवेट स्कूल्स हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जाता है और सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एज़ वेल एज़ थ्योरेटिकली अच्छी तरीके से करवाई जाती है। जो पिछले 100 सालों से नहीं हुआ था वो पिछले 3 सालों से हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि पिछले 100 सालों से नहीं हुआ था, पिछले 3 सालों में वो होने लगा है। क्या मकसद था पिछले 100 सालों से, क्यों नहीं हुआ ये? देखिए, उतना तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा पिछले 3 सालों से इस वजह से हुआ क्योंकि एलजी साहब ने पूरी तरीके से फोकस किया और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरीके से इस चीज़ पे फोकस किया है कि एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से डेवलप करना है और उन्होंने पूरी तरीके से इस पे रिसर्च करके पूरी तरीके से इसको डेवलप करने की कोशिश करी है। हाँ, अभी पूरी तरीके से 100% तो डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन जितनी डेवलपमेंट हुई है दैट इज़ अनफ और भी करनी है, अभी रुकना नहीं है, और भी करना है। और हम सोशल एक्टिविस्ट्स हम भी अपनी तरीके से कोशिश करते ही रहते हैं। माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। एजुकेशन या हेल्थ हो, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो आशाएं हमें हैं अभी वो पूरी नहीं हो रही है। मैं बात करूंगी अपने हायर सेकेंडरी नवगाम की, जो गर्ल्स है ना, वहाँ पर स्टाफ की डर है, लेकिन जहाँ ऐसा बड़ा इदारा हो जो हायर सेकेंडरी हो, जहाँ साइंस पढ़ाया जाए या बाकी मज़ामीन पढ़ाया जाए, लेकिन स्टाफ की डर है। आज हमें मौका मिला कि इस मीडिया के ज़रिए, इस टीम के ज़रिए हुकाम तक ये पैगाम पहुँचाए कि इसका सद्भाव किया जाए। और दूसरी हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारा जो हेल्थ सेंटर PHC है उसकी 2 इमारतें अभी इनकम्प्लीट है। उस ज़िमन में हमने CMO साहब से बात की है, आला हुकाम से बात की है, लेकिन क्या पता हमारी नसीब ऐसी है कि वो उन बातों की तरह इल्तिफ़ा नहीं करते। तो इस मीडिया की वसातत से हम ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं और आशा रखते हैं कि ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पर चल रहा है इंशाल्लाह एक दिन अपना रंग खुद दिखाए। द थिंग इज़ बहुत अच्छा हो रहा है। लाइक जैसे डिग्रीज़ होती है, इट्स फ्रॉम एवरेज टू गुड, बेटर, बेस्ट, वैसा बढ़ रहा है आगे आगे। बट द थिंग इज़ कि हम स्टूडेंट्स के माइंड में भी कुछ सस्पिशंस होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं। फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम कश्मीर गो टू like for their MBBS degrees to other countries like Bangladesh, Tajikistan, to other countries for pursuing MBBS degree। पर वो हम बोलना चाहते हैं वो क्यों? हमारे यहाँ पर टूरिज़्म है, टूरिज़्म पे टॉकिंग अबाउट पहलगाम पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, ठीक है, पर मुझे नहीं लगता उसको और ब्यूटीफाई होने की ज़रूरत है। दैट्स ऑलरेडी ऑसम। सो वी शुड वर्क ऑन दीज थिंग्स। मतलब एक मेडिकल कॉलेज होना चाहे तो क्यों हमारा पैसा किसी और कंट्री में जाए? हमारी खुद की इकोनॉमी बढ़ सकते है उससे। क्यों हॉस्पिटल्स के लिए हमें कोई फॉरेन कंट्रीज़ में जाना पड़ता है? तो बेटर है कि हम मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बने और हमारे स्टूडेंट्स, हम खुद या हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो बाहर ना जाए, MBBS की डिग्री यहाँ भी हासिल कर लें। बट हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। सो सरकार लगी हुई है टूरिज़्म में, पहलगाम को ब्यूटीफाई करने में, अहरबल को ब्यूटीफाई करने में। तो जो चीज़ मुझे नहीं लगता उसकी अभी इतनी रिक्वायरमेंट है जितनी कि मेडिकल कॉलेज से बाकी बिजनेस कॉलेज या फैशन कॉलेज की यहाँ पे है। सर, मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री को उनका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ये G20 का जो समिट है उसका एक इवेंट उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराया। और हम चाहते हैं कि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम से हट के यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमें ये नहीं देखना चाहिए जैसे हम गुलमर्ग में जो 5 ग्रुप्स में ये डिवाइड किया गया है और उसके बाद ये 4 ममालिक इसमें एक ग्रुप बनता है। G20 समिट का हम वेलकम करते हैं। इन द लॉन्ग रन ये हमें हेल्पफुल है हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए। ये ऐसे समिट्स G20 का, G7 का, ये ऐसे इंटरनेशनल समिट्स होने चाहिए कश्मीर में। मुझे उम्मीद है कश्मीर जिस डिप्रेशन में चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहे हैं, लोग बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। हम तालीम क्यों हासिल करते हैं, क्यों तालीम लेते हैं, क्यों अपने बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं?
मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरा फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कॉलेज एजुकेशन सेक्टर में। तो आई फील कि सबसे एक लैक जो करता है एक चीज़, वो है स्टाफ, हमारा स्टाफ। एक बर्निंग इशू है हर किसी जगह पे, इस बारे में प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं अबाउट स्टाफ की कमी है, स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं ले पा रहे। सो आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पोस्ट्स निकाले फॉर टीचर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे सफ़र करते हैं सबसे ज़्यादा। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हमारा नोडल कॉलेज है, तो वहाँ पे पहलगाम के स्टूडेंट्स आते हैं, मटन के स्टूडेंट्स आते हैं, दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में कुछ टीचर्स अवेलेबल है। लेकिन उन कॉलेजेस में जहाँ से वो आते हैं वहाँ पे टीचर्स की बहुत कमी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तब जाके वो नोडल कॉलेजेस में आते हैं। तो आई थिंक ये एक बर्निंग इशू है जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए, हमारे लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का सबसे मेन फैक्टर जो है वो टीचर्स है। उन्हीं से ही बच्चे एक्सपीरियंस लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। अगर वो ही एब्सेंट होंगे तो आई डोंट थिंक एजुकेशन सिस्टम इतना कुछ कर पाएगा हम जनरेशन्स के लिए। आपसे जानना चाहूँगी मैं, जो एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने नई लाई है, उस एजुकेशन पॉलिसी से यूथ को क्या फ़ायदा मिलेगा? उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम पहले वाकिफ़ नहीं थे। बहुत स्किल कोर्सेज़ आए हैं जो हमारी बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, बट अगेन यही क्वेश्चन आता है कि वो बहुत हेक्टिक है, हमारे लिए वो बहुत नया है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स अगेन अवेलेबल नहीं है, तो स्टूडेंट्स बहुत सफ़र करते हैं। आई थिंक एक मॉडरेट अप्रोच अगर होता, एब्रप्टली ऐसे चेंज नहीं करते, आई थिंक इट वुड हैव बिन बेटर। तो एजुकेशन के बारे में मेरी यही राय है कि कॉलेजेस, स्कूल्स, हायर सेकेंडरीज़, प्राइमरी स्कूल्स जितने भी हमारे इस एरिया में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आते हैं, या हमारे ख़ास करके इस कुठाड़ एरिया में आते हैं, यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा है, काफ़ी सुधार आया हुआ है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। बच्चे पहले स्कूल नहीं जाते थे, अब दौड़ के बच्चे स्कूल जाते हैं। उनको वहाँ पे टीचर्स के साथ एक माहौल अच्छा मिल रहा है। पहले बच्चों को थोड़ा माहौल स्ट्रिक्ट मिलता था, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाने में डरते थे, स्कूल निकलने के लिए डरते थे बच्चे। सुबह बोलते थे मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। क्या होता था बेसिकली, जो होता था उनको थ्रेट होता था, स्कूल में डरते थे, मार पड़ती थी, या किसी बच्चे को होमवर्क नहीं होता था उसको मारा जाता था, बेरहमी से, पुराना टाइम था, मारा जाता था बच्चों को। अब जो है उनको एक फ्रेंडली गाइड किया जाता है, स्कूल्स में फ्रेंडली गाइड किया जाता है। इस वजह से बच्चे स्कूल जाते हैं, एजुकेशन ज़्यादा हो रहा है हमारे इस एरिया में। मैं देख रहा हूँ, जब से मैं भी देख रहा हूँ तब से अच्छा ही चल रहा है। मैं ये कहूँगा कि हमारी एक पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे अभी बच्चों के पास डिग्री कॉलेज नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल में कंट्री में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो विदाउट कॉलेज अभी भी है। क्योंकि उनको अभी भी जो पहलगाम के बच्चे हैं, पहलगाम से खनबल तक 100 किलोमीटर है, तो वहाँ के बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं इस मामले में। वो क्योंकि आपको पता है सोर्स की कमी है, कुछ लोगों के पास सोर्स की कमी होती है, उनके बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं, क्योंकि कॉलेज जब दूर है। पहलगाम से हम चाहे 70 साल हो गए, 60 साल हो गए कॉलेज अनंतनाग में, हम 70-60 साल से वहाँ के बच्चे अभी भी जाते हैं खनबल में ही, अनंतनाग में ही, टाउन में ही, सिटी में ही। तो मेरी रिक्वेस्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे कॉलेज जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो पढ़ने का हौसला और इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द मेन थिंग कि जो उनका हिंड्रेंस बनता है वो है उनका फाइनेंशियल सेटअप। उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बड़ी ज़बरदस्त होती है। मतलब बड़े टैलेंटेड बंदे जो हैं, जो मतलब चाहते हैं कि हम पढ़ें, लेकिन मसला ये है कि उनके पास जो है पैसे की बहुत ज़बरदस्त कमी होती है। तो मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मतलब एक बात रहेगी या एक सजेशन रहेगी कि स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स को मतलब रेगुलरली मतलब मिलने चाहिए। मैं देखता हूँ कि फार्म जो स्टूडेंट्स भरते हैं, एनएसपी का भरते हैं या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, 2-2 साल गुजरने के बाद भी वो स्कॉलरशिप नहीं आती। उन्हें कहीं पे एडमिशन किया होता है तो फिर उनको विड्रा भी करना पड़ता है, वो एडमिशन भी विड्रा करना पड़ता है उनको। तो उनके पास कभी पैसे नहीं होते फ़ी भरने के लिए। और आप देखते हैं कि मतलब कॉलेजेस में या मतलब स्कूलों में जो है मिनिमम फ़ीस तो भरनी ही होती हैं आपको, तो वो किसी भी सूरत में आपकी माफ़ नहीं की जाती। तो अब किसी या मतलब कॉलेजेस में देखते हैं कि हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस जो
हैं या पुअर फंड जो बनाया है, लेकिन हम वहाँ से कैटर नहीं कर सकते। जितने हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं मतलब उनके लिए वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो यूजुअली हम देखते हैं सेवियर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के पास जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, या वो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, पीजी के लिए जाना चाहते हैं, रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, तो बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें मतलब यूजुअली मतलब मेरे पास ये केसेस आते हैं, हमारे बाकी जो टीचर्स हैं कॉलेजेस में उनके पास ये चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब भी मतलब स्टूडेंट मतलब एडमिशन करे तो एट द सेम टाइम जो अगर उसकी कंडीशन, अगर उसकी एलिजिबिलिटी बनती है कि वो एट पार नहीं है फ़ीस भरने के लिए, तो उसकी फ़ीस जो है मतलब फ्राम द स्कॉलरशिप पोर्टल्स वो उसकी होनी चाहिए। अब और जो स्कॉलरशिप मतलब सिस्टम हमारा पोर्टल है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। इट शुड बी मतलब दिस स्कॉलर शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स विद इन दैट एकेडमिक पीरियड। हम देखते हैं कि मतलब अगर आती भी है, किसी किसी की भी आती है लेकिन बड़ी लेट आती हैं। जहां समाज को एक नौजवान की ज़रूरत है, वही नौजवान आज नशे में मुब्तला है। आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या है, क्या रीज़न्स है कि आज का जो नौजवान है वो इस नशे में मुब्तला है। अगर आप आज की डेट में देखोगे, कश्मीर में ड्रग्स इतना फैल गया है, नासूर बन चुका है इस वक्त। छोटे से लेके बड़े तक ड्रग्स का मतलब अच्छा खासा असर पड़ रहा है। आप गली मोहल्ले में देखोगे शाम के टाइम आपको नौजवान वो निडल्स लगाते हुए मिलेंगे। और यहाँ पे पास नहीं थोड़ा सा दूर है, कोकरनाग साइड में एक गाँव है, वो पूरा हेपेटाइटिस मतलब मैक्सिमम लोग वहाँ हेपेटाइटिस सी के शिकार हैं। उसमें ये रिसर्च हुई थी कि ये ड्रग्स मेन जो ये निडल यूज़ करते थे उससे ये फैला था। और ड्रग्स का यहाँ पे ये है कि आप ना बड़ी बड़ी मछलियों को टारगेट करो। छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स को पकड़ के आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो बड़ी बड़ी मछलियाँ वो वैसे ही घूम रही हैं। आप मतलब आप बड़ी मछलियों को टारगेट करो ताकि ये थोड़ा यहाँ पे सोसाइटी में कम हो। उनकी तरफ कोई नहीं देखता, वो उनकी सांठ-गांठ होती है पुलिस के साथ या बाकी के साथ, वो निकल जाते हैं। ये दिखाते हैं छोटे छोटे उनको पैडलर्स को, हाँ जी हमने उसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, वो और बाकी काम वैसे ही चलता रहता है। ये मतलब यहाँ अनंतनाग से लेके आप पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में देख लो, सिर्फ एक ही वो है ड्रग्स। स्कूल्स में ड्रग हर जगह। और इनका पैडलर्स का काम क्या है, ये बच्चों को पहले टारगेट करते हैं। जो क्रीम होती है, जिनके पास पैसा होता है, ठीक है, उनको पहले फ्री में देते हैं। उसके बाद उनसे वो इतना पैसा होता है कि वो चोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, घर पे चोरियां करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ रिसेंटली कहरीवल में एक इंसिडेंट हुआ था, एक बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया था। उसके पास ड्रग्स के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है, वो उसका सोना चुरा रहा था, उसके बाद उसने उसका कत्ल कर दिया। तो हमारी सोसाइटी कहाँ पहुँच गई है ड्रग्स को लेके, ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे जो भाई साहब थे यहाँ पे, इन्होंने ये कहा कि इस पर सख्ती की जाए। असल में मसला है कि हमें पहले देखना है कि ये ड्रग्स क्यों के ले रहा है, हमारा जो नौजवान है क्यों ले रहा है ये। तो इसमें सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो घर वालों की है। मैं ये समझूंगा कि इसका जो बड़ा रोल होता है वो घर वालों का होता है, क्योंकि इसमें जो ड्रग लेता है मैं उसको ज़िम्मेदार नहीं ठहराता हूँ। जो ये करता है, कोई ड्रग लेता है, कोई शराब पीता है, कोई ये हेरोइन लेता है, कोई दूसरा ड्रग लेता है, तो मैं उस बेचारे को, क्योंकि वो विक्टिम है, वो हमारे समाज में विक्टिम बन चुका है, हम उसको किस नज़र से देखते हैं। हम कहते हैं कि नहीं ये ड्रग वाला है, इसको रखो उधर, इसको ये करो, इसको वो करो। हमें उसको इज्जत देना है, पहले हमें उसको समझाना है, हमें उसको काउंसलिंग करनी है। भाई अगर आप ये ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं आप, ये आपके लिए नुकसान है, ये हमारे समाज के लिए नुकसान है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये आपके घर वालों के लिए नुकसान है। क्योंकि कल आपका परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे, ये उनके लिए नुकसान है। आपकी सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, आप खुद ख़त्म हो जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। इसमें मैं कहता हूं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो हम लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस पे हमें कदम उठाना है। फूलों के बाग को कब्रिस्तान न बनाना, फूलों के बाग को कब्रिस्तान न बनाना, माँ बाप के उन उम्मीदों को कायम रखना, डरना उस जहर से जिसको नशा कहते हैं, डरना उस जहर से जिसको नशा कहते हैं, खुद को आयद करके उस पे मलाल ना करना। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पे काउंसलिंग की कमी है, गाइडेंस की कमी है। इससे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ट्रेड भी चला था। हमारा जो काउंटर पार्ट, हमारा नाइबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान,
वहाँ से ट्रेड भी हुआ था, तब भी यहाँ पे ड्रग आना, उस ट्रेड के ज़रिए से भी कुछ ड्रग आना शुरू हो गया था। आदमी ने 10 में बेचनी है, कोई लाखों में उसका लाख रुपया दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 10 वाला लाख में दे देगा। ज़मीर मर चुके हैं इंसानों के आज। हमें जो ड्रग्स ले रहा है वो एक मरीज़ है, उसको पकड़ के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, जो ला के उसको दे रहा है उसको अंदर भरने की ज़रूरत है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं एक ही टाइम पे सारों को पकड़े, और ऐसा मतलब हो कि नेक्स्ट टाइम से हमें ऐसा सुनने को ही ना मिले। हम सब जानते हैं कि हर चीज़ के पीछे एक काज होता है। अगर आप ड्रग्स को टैकल करने चले तो कभी नहीं कर पाएंगे, नामुमकिन है। अगर इसको टैकल करना है तो इसके काज को मिटाना है। काज क्या है? ड्रग्स और जवानी दोनों इंटर रिलेटेड है। एक इंसान नशा करता है, एक इंसान को नशा लगता है जवानी में। क्यों सर? जवानी जो है ये एक चैलेंजिंग फेज़ है, इसमें सेंसेस पीक पर होते हैं और बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। इनको घूमना होता है, मस्ती चाहिए, इनको लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। दूसरी तरफ गोल होता है, IAS बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, किसी को किसी कंपनी का CEO बनना होता है। ये कभी इधर भागते तो कभी उधर भागते, और इस भाग दौड़ में ना तो ये पा लेते ना वो पाते। ऐसे में क्या होता है, जब ये दोनों नहीं पाते, जब इनसे दोनों निकल जाते हैं तो डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, और जब ये दो हो जाए तो इनकी बहन नशा आ जाता है। एक बार आ गया फिर छुड़ाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर छुड़ाना है तो इसके काज को ख़त्म कीजिए, नशे की बात आएगी ही नहीं। अपने मन में डूबकर पा जा सुराखे ज़िंदगी, अपने मन में डूबकर पा जा सुराखे ज़िंदगी, तू अगर मेरा न बन पाया न बन, अपना तो बन। हर एक ने अपने तरीके से यहाँ पर ड्रग पे बात की कि हम कैसे रोके ड्रग को। पुलिस अपने तरीके से पुलिसिंग कर रही है, गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, लेकिन हमने ये सोचना है कि ये ड्रग असल में एक इंसान कहाँ से सोच लेता है कि मैं ये गलत नेगेटिव वे की तरफ चला जाऊँ। इससे पहले कि मैं यहाँ पर अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस कोट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रॉफिट हर एक के लिए रोल मॉडल रहे। चाहे मॉडर्न एजुकेशन की बात करें या अभी हम पूरी दुनिया की बात करें, कि हमारे प्रॉफिट ने हर एक को इस चीज़ के लिए मुतवज्जा करा है पूरी दुनिया में कि वो हर एक के लिए एक ह्यूमन वैल्यूज़ लेकर आए हैं और इंसानियत का दर्स लेकर आए हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फरमाते हैं कि 3 चीज़ें अपने बच्चों की खसलत और बुनियाद में डाल दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुब्बा नबीयकुम, सबसे पहले जब आपके बच्चे बोलना स्टार्ट करें या मैच्योरिटी के ओर बढ़े तो इनके अंदर मेरे नबी की मोहब्बत डाल दो। उसके बाद हुब्बा अहल बैत, उसके बाद मेरे अहल बैत का मोहब्बत डालो। उसके बाद तालीम कुरान, और फिर मेरे हुजूर ने मुतवज्जा किया इस चीज़ के लिए कि फिर अपने बच्चों को, अपने बेटियों को आप अगर किसी भी ऐवान में भेजोगे तो वह अपने हया, अपने किरदार, जो कि आज हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो किरदार ही बिगड़ रहे हैं। जब इंसान का किरदार ना बिगड़ता तो वो इस ड्रग की तरफ ना चले जाता। जब उसको बेसिक नॉलेज होती कि मेरे रिलीजस में मेरे नबी पाक जो हमारे प्रॉफिट है, क्योंकि हमने दुनिया में रहना नहीं है, कुल मताओ दुनिया इलल कलील। हुजूर ने फरमाया कि ये दुनिया ऐसी है जैसे हम पानी में डिप करते हैं ना अपने फिंगर को, और फिर जब ऊपर ले आते हैं तो वो पानी कुछ सेकंड्स में सूख जाता है। हमने ये चीज़ें सोचनी है कि हमारे प्रॉफिट ने हमें इन सब चीज़ों के लिए कैसे ये काउंसलिंग की है अकॉर्डिंग टू हदीस और सुन्ना। देखिए, अभी हम बात करेंगे कितने कश्मीर एक ऐसा जैसे वन पिरवर। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। क्या आपके कहने का मतलब यही है कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं, मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए? ओबियसली, जैसे अभी एजुकेशन की बात हो रही थी, एजुकेशन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक इसमें टीचर्स नहीं होंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जो मेरे कौम के रहनुमा है
मेरे कौम के रहनुमा है वो है उलमा, क्योंकि इन उलमाओं को मतलब पिलर्स ऑफ नेशन कहते हैं। इन्हें आगे आना है, इन्हें इस पर बात करनी पड़ेगी, इन्हें काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इन्हें अगर डोर टू डोर कंपेनिंग भी करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। जैसे शाह हमदान आए, वो एक जगह पर खानका में नहीं बैठे, वो हर एक के घर गए, हर एक के गांव गए, उसने काउंसलिंग की कि क्या सही है क्या गलत है। हम दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं, न कि करीब किसी चीज़ के हमसे कुछ होता ही नहीं है, चाहे इंडिविजुअली, चाहे इनफरादी, चाहे इज्तिमाई। हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो बस इन खराबियों के सिवा कुछ नहीं देख रहे हैं। हमने आगे आना है इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन की। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम एक चीज़ होती है जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। इंडिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 25 है और मोर देन 65% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन फॉल्स अंडर द एज ग्रुप ऑफ 35। तो मतलब इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की एवरेज एज है 28। ये खाली कश्मीर की नहीं है बल्कि ऑन द नेशनल लेवल। तो हमें एक चीज़ ज़रूरत है कि जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इफ़ द यूथ इज़ नॉट इक्विप्ड विद प्रॉपर स्किल्स देन दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड इट विल बिकम ए डेमोग्राफिक डिज़ास्टर। तो ड्रग एडिक्शन, जैसे सबने यहाँ पर बात की कि ड्रग पेडलर्स की, yes definitely it is a problem of supply and demand but it's not exclusively a problem of supply and demand। तो बात यहाँ पे ड्रग्स की चल रही है, तो उसके बारे में सबसे पहले हमें, जैसे भाई ने बोला कि पहले काज पता होना चाहिए ड्रग हो क्यों रहा है। आजकल मोस्टली क्या होता है कि पता है सबको डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह की वजह से लोग ड्रग्स करने लगते हैं। और सबसे पहली मेन बात है हमारे घरों में, जैसे हमारे मज़हब में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि बिल्कुल मना किया गया है ड्रग्स को, बंदे को रिलीजन से ही बाहर किया जाता है जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है। फिर बाकी बात मैं छेड़ना नहीं चाहूँगा इस टॉपिक को, बट थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, बाकी सब, पहले बात आती है पेरेंट्स पे। बाप अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे पे? वो क्या आगे जाके बच्चा भी सोचेगा अरे बाप पीता है कि अभी इतने साल जी लेगा, मेरा क्या हो जाएगा, मैं भी कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा। पहले घर पे देखना है, अपने बच्चों को रोक रहे हैं यार बाहर उसके साथ नहीं चल, इसके साथ नहीं चल, पहले घर से स्टार्ट करो, अपने बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर दूसरी बात रहती है सोसाइटी की। क्या होता है, हम अगर बाहर जाते हैं देखते हैं कोई ड्रग्स कर रहा है, अभी हम सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ड्रग रोक लेंगे, ये कर लेंगे, बट हम कुछ नहीं करते। कोई कर रहा है, अरे इसके साथ मत उलझो भाई, नशेड़ी है, पता नहीं क्या कर देगा, हम कुछ नहीं कहते। जब बात हमारे घर पे आती है, हमारा भाई ड्रग्स में इन्वॉल्व होगा, हमारा कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व होगा, तब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, तब हम वहाँ पे एक्शन उठाएंगे, हाँ भाई ड्रग्स को बंद करना चाहिए, तब हम सीरियस एक्शन लेंगे। तब तक हम चुपचाप देखते रहेंगे क्या होता है, जब तक कोई हमारा अपना इन्वॉल्व नहीं होता। सर, मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री को उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये G20 का जो समिट है उसका एक इवेंट उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया। और हम चाहते हैं कि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम से हट के यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमें ये नहीं देखना चाहिए जैसे हम गुलमर्ग में जो 5 ग्रुप्स में ये डिवाइड किया गया है और उसके बाद ये 4 ममालिक इसमें एक ग्रुप बनता है। G20 समिट का हम वेलकम करते हैं। इन द लॉन्ग रन ये हमें हेल्पफुल है हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। ये ऐसे समिट्स G20 का, G7 का, ये ऐसे इंटरनेशनल समिट्स होने चाहिए कश्मीर में। मुझे उम्मीद है कश्मीर जिस डिप्रेशन में चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहे हैं, लोग बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। हम तालीम क्यों हासिल करते हैं, क्यों तालीम लेते हैं, क्यों अपने बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं। नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें हमारा प्रोग्राम यहीं पे रोकना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों में हमारी टीम आए और आपके मसले मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाए, तो हमारे टीवी पे दिए गए स्क्रीन पे हमारे सोशल मीडिया से आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त दीजिए अपने मेज़बान मरीन मुद्दस्सिर और इशरत बाट को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।